कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या इंसाफ सच में अंधा होता है या फिर वो अपनी असलियत से बेखबर है। ओरिजिनल विक्टिम कौन है? क्या किसी को डिजर्विंग जस्टिस मिला या सिर्फ हम अपने ओपिनियंस उसके सिंपैथी और एम्पैथी के ऊपर बना लेते हैं कि हाय बेचारा कितना मजबूर है। और इन सब बातों को हम और अच्छे से समझेंगे, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो 2016 की डोंट ब्रीथ मूवी को समझने से पहले सबसे पहले हमें विक्टिम की डेफिनेशन के बारे में समझना होगा, जहां ऑक्सफोर्ड ये कहती है कि किसी व्यक्ति वस्तु द्वारा चोट पहुंचाया गया, मारा गया या घायल किया गया किसी व्यक्ति, पशु, शिकार या पीड़ित या उत्पीड़ित को। ऑक्सफोर्ड की ये भी डेफिनेशन है कि अ पर्सन हार्म्ड, इंजर्ड और किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्राइम, एक्सीडेंट और अदर इवेंट और एक्शन, जो विक्टिमहुड यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग अ विक्टिम को दर्शाती है। लेकिन अपनी सब्जेक्टिव जनता की नजरों में ये भी सवाल है कि किसी अपराध का शिकार हो जाना एक्चुअल में ठोस रूप से विक्टिमहुड की परिभाषा को नहीं दर्शाती। और यही दी डोंट ब्रीथ मूवी दिखाना चाह रही है। विक्टिम कौन है, असली जस्टिस किसको मिल रहा है, डिजर्व कौन करता है, या फिर एक्चुअल में कोई विक्टिम है ही नहीं, मतलब कि सभी हरामी हैं हल्के भाषा में। और ऐसे ही कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सवाल। तो इन्हीं सब बातों को ब्रीफ में समझने के लिए अपन लोग सबसे पहले 2016 की डोंट ब्रीथ मूवी का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कहानी में 3 लौंडा लपाड़ी घर घर जाके डाका डालने की होड़ में होते हैं ताकि वो उस डकैती के फाइनेंसेस से इस डिट्रॉइट के कंक्रीट जंगल से निकल सके। दूर से देखोगे तो ये तीनों चोर नॉर्मली नजर आते हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें नहीं। एज से देखोगे तो अभी पता चलेगा कि ये बच्चे ही हैं, मगर फिर भी जवानी गर्मी चढ़ी हुई है। अपना मनी वाला कैरेक्टर थोड़ा सा देखने में हरामी और थोड़ा सा चरित्र में भी थोड़ा सा बुरा लगता है। उसके बाद आती है रॉकी, जो कि अपने आप को इस जगह से निकालना चाहती है, अपनी छोटी बहन को अपनी शराबी माँ और इस नर्क से निकाल के एक अच्छी लाइफ देना चाहती है। उसके बाद अपना कैरेक्टर आता है एलेक्स। वो थोड़ा सा अच्छा लड़का लगता है क्योंकि वो तो बस रॉकी के आसपास रहना चाहता था, क्योंकि वो उससे अनकही मोहब्बत करता है। इन्हें लगा कि जिनके घर हम डाका डालने जा रहे हैं वो एक बेचारा अकेला नेत्रहीन बुजुर्ग शख्स है जिसके पास मजे का कोर्ट का मिला हुआ पैसा है। और इधर तुमने एक बात ध्यान दी, मैंने अभी तक इसका नाम नहीं बताया, क्योंकि फिर भी इतनी सारी डिटेल होने के बावजूद दी पिक्चर के क्रेडिट्स से दी ब्लाइंड मैन कह के ही इंट्रोड्यूस करती हैं। डोंट ब्रीथ मूवी कॉन्स्टेंटली विक्टिमहुड की परिभाषा को बार बार चेंज करती रहती है। जैसे कि अपना कैरेक्टर दी ब्लाइंड मैन को ही कहानी में कई बार विक्टिमाइज किया गया है, उसे हटाया गया है विक्टिम से, फिर उसे विक्टिम बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहली बात, उसे क्वालिटी ऑफ बीइंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी कभी नहीं मिली, उसकी वो इज्जत छिन गई, उसे समाजहीन भावना से देखता है। और इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी कहानी उसे कभी नाम भी नहीं देती। तो जब हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो हमें ये भी पता चलता है कि वो गल्फ वॉर में भी अपनी सर्विस दे चुका है। अब देखो, वियतनाम वॉर जैसी वॉर्स बहुत ही फेमस है, मगर गल्फ वॉर भुला दी गई हुई वॉर में से एक है। तो इसे भी किसी फॉरगॉटन मैन की तरह भुला दिया गया है, जिसने अपने एक ग्रेनेड एक्सप्लोजन से अपनी दोनों आंखें खो दी। कहानी में भी ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया है कि ये बंदा गल्फ वॉर सिंड्रोम या पीटीएसडी से जूझ रहा है, मगर जिस हिसाब से भी अपने आप को लॉक करके रखता है, ये श्योरली अपने साथ साथ किसी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। जंग से लौटने के बाद इसने अपनी एक लौती बेटी खो दी क्योंकि एक अमीरजाद की बिगड़ी हुई औलाद ने ढंग से गाड़ी नहीं चलाई थी। अब देखो, यहाँ मैं किसी को मॉक नहीं कर रहा हूँ, कहानी का प्लॉट यही है। तो वो अमीरजाद की लड़की वो लड़की बच जाती है, वो इनोसेंट साबित हो जाती है जिसने इस ब्लाइंड मैन की बच्चे को मारा था, क्योंकि उसके एक्शंस इंटेंशनल नहीं थे, वो एक्सीडेंट साबित हो जाते हैं। फिर भी उसे सेटलमेंट के रूप में उसे अपनी बच्ची की मौत के लिए $3 लाख मिलते हैं, मतलब आज के पैसों के हिसाब से 22.25 लाख रुपए। और कहानी में उस बुड्ढे को आखिरी बार विक्टिमाइज तब बनाया जाता है जब उसके घर ये 3 उसी पैसों के लिए डाका डालने जाते हैं और उसका और अपना सुख चैन नींद सब खवा देते हैं। अब देखो, इस बुड्ढे की कहानी इस नजर से भी देख सकते हो कि उसके देश की जस्टिस सिस्टम ने उसे दरकिनार कर दिया गया, उसकी एक लौती बच्ची मारी गई, उसके बच्ची के मारने वाला दोषी भी आजाद घूम चुका था, और उसके बाद ये 3 उसके घर डाका डालने आए, वो भी सिर्फ इस वजह से उन्होंने इसे चुना क्योंकि एक अकेला बेचारा अंधा बुढ़ा था। और यही बात सबसे अफसोसजनक है कि नेगेटिव एक्शन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती और अच्छे कर्मों की कोई प्रशंसा नहीं। और देखो, इतना सब कुछ जानने, सुनने और देखने के बाद भी ये बंदा दी डोंट ब्रीथ मूवी का द इनफेमस बैड गाय बना रहा, क्योंकि आज वो जो कुछ भी है उसने सालों से ये सब बातें झेल के आज वो बना हुआ है। ये 3 चोर चाहे जैसे भी हों, उन्होंने घर घर डाका डाला, लोगों को डराया धमकाया, कुत्तों को जहर दिया, मगर फिर भी ये ऐसे नजर आते हैं कि ये थोड़ा दया के हकदार तो थे ही। इस ब्लाइंड मैन के कुछ बहुत ही ज्यादा फक्ड अप तय खाने वाले राज हैं, मगर फिर भी यार इसे सिस्टमैटिकली विक्टिमाइज कराना जरूरी था। पिक्चर में ऐसे कई सारे सीन है जिससे डायरेक्टली बुरा बंदा बन जाता है, जिससे ये भी सवाल खड़ा होता है कि ये कहानी अपनी वैल्यू सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहती है। ये 3 नौजवान उस बुड्ढे के घर डाका डालने गए पैसों की नीयत से, श्योरली ये क्रिमिनल्स है बिना किसी शक के, मगर
फिर भी इस ब्लाइंड मैन के कंपैरिजन में इनके क्राइम्स तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल नजर आते हैं। उस बुड्ढे ने अब्यूज, बिना सोचे समझे मारा, अबडक्शन, किडनैपिंग और यहाँ तक कि सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। तो इधर सवाल ये भी आता है कि क्या हम इनके जवान लौंडा लपाड़ी होने की वजह से भी हम इन्हें सिंपैथाइज कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स तो उम्र, जेंडर और लुक्स के बेसिस पे भी माफ हो जाती हैं। अब मैं ब्लाइंड मैन को पूरी तरीके से जानने के बाद उसे कोई पूरी तरीके से क्लियर कट विलन तो घोषित नहीं कर सकता। उसके हरकतों से लोगों की यातनाएं मिले हैं, लोगों की तकलीफ हुई है, लोग मरे भी हैं, मगर फिर भी अपनी जिंदगी के मकसद के साथ कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहा है और उसके लिए काफी वाइल्ड डिसीजंस लेता है। और देखो, मैं इधर कोई उसके सपोर्ट में नहीं गा रहा हूं कि हाँ भाई वो अच्छा काम कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ग्रे स्केल में आता है, उसकी हरकतें काफी ज्यादा अमोरल हैं, लेकिन उसे ये सब करने की जरूरत ही क्या पड़ गई? लैक ऑफ जस्टिस की वजह से, समाज में न्याय की अनदेखी की वजह से द ब्लाइंड मैन डोंट ब्रीथ मूवी का एक परफेक्ट मॉन्स्टर बन गया। लगातार जो बार बार उसके सामने बुरे हालात बने, समाज के लिए उसका भरोसा और भी टूटता चला गया। वो सोसाइटी के लिए और भी ज्यादा उससे दूर चला गया, सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव रहना छोड़ दिया, उसने लोगों से उम्मीद तक छोड़ दी और सबसे बड़ी बात, उसने इंसानियत पे भरोसा छोड़ दिया, जो कि उसके वन ऑफ द बैड चॉइसेस में से एक था पूरी जिंदगी के। उसका अपने बेसमेंट में कुछ गहरे राज उसको जस्टिस के उसके नजर से दिखाते हैं, वो उसे सही मानता है और कोई नहीं। खैर, फिर भी अगर सोशल इंस्टीट्यूशंस ने सही समय पे विक्टिम को आइडेंटिफाई करके अपराधी को अकाउंटेबल बना दिया होता तो आज ये रिजेंटमेंट ना पैदा होती। और देखो, माइंडहंटर सीरीज का एक बहुत ही परफेक्ट डायलॉग यहाँ पे आता है कि पहले सिम्बायोटिकली गवर्नमेंट एक पैरेंटल इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर अब तो अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। खैर, इस कहानी में सबसे मुश्किल पार्ट यही है कि वर्दी विक्टिम्स को डिफरेंशिएट करना। क्या वो बंदा है जिसे अपने देश, सोसाइटी, जुडिशियल सिस्टम से आउट प्रिविलेज कर दिया गया, उसकी सेंस ऑफ सेफ्टी छिन गई, या फिर वो बंदा है या फिर लड़की है जो अपनी मजबूरी में आने के नाते ये सब काम कर रही है, या फिर वो असली विक्टिम वो लड़की है जिसे वो किडनैप करके रखा रहा और इतना ज्यादा वो सालों से टॉर्चर झेलती रही। इस बात में कोई शक नहीं है कि कहानी अपनी विक्टिमहुड के आइडिया को लेकर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से उसे दिखाती है, क्योंकि असल जिंदगी में भी लोग ब्लैक और व्हाइट कैटेगरी के जगह ग्रे कैटेगरी में आना पसंद करते हैं और इस तरह के लोग अच्छी तरीके से और अच्छे और बुरे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर वो अपने अंदर की उस केओटिकनेस को भी चुनते हैं। अब देखो, इस कहानी के हिसाब से कोई सीधा आंसर नहीं निकलता कि हाँ यही एक विक्टिम है, क्योंकि ये कहानी हमें दिखाती है कि कोई शख्स अपराध के दौरान विक्टिम बन जाता है तो कोई शख्स जस्टिस मिलने के बाद। और इस बात का कोई मैं रियल लाइफ एग्जांपल नहीं लेने वाला, मेरे को कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। ये एक पिक्चर है तो इसको वहीं तक देखो। तो डोंट ब्रीथ मूवी एक सस्पेंसफुल थ्रिलर है जो स्किलफुल तौर से हाउसहोल्ड हॉरर का एडवांटेज लेती है। कहानी में कांस्टेंट सरप्राइजेस की वजह से ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि इस कहानी को किस कैरेक्टर की बुनियाद पे मैं देखूं, किस तरह से मैं इसे जज करूं, क्योंकि भोफड़ी को कौन इधर अच्छा है, किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो बकचोदी की अपनी जिंदगी में। और वैसे भी यार, जब इतना फंसाने वाला काम हो ही रहा है तो मैं तुम्हें सिंपैथी दूं ही क्यों? इंसान अपनी हालातों का जिम्मेदार खुद होता है और जैसे भी तुम हो, जैसे भी आज तुम यहाँ पे पहुंचे हो, अपनी चॉइसेस की वजह से यहाँ पे हो। दुनिया कोई डिज्नी की फेरी टेल तो है नहीं कि भाई मैरी पॉपिंस ने आंख मारी और तुम्हारा काम हो गया। मगर फिर भी छोड़ो उस बात को, इमोशंस पे ज्यादा नहीं बहते हैं। तुम इस कहानी को किस तरह से देखते हो? तुम इस कहानी के कैरेक्टर्स के बारे में क्या सोचते हो? जो जस्टिस, पॉलिटिक्स और जो विक्टिमहुड के ऊपर जिसमें चर्चा चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तुम इसे किस तरीके से देखते हो? क्या तुमने इससे भी बेहतर देखा? मैं जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ, क्योंकि यहाँ कोई कंप्लीटली अच्छा तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सब बुरे ही हैं, क्योंकि कुछ के कर्म किसी के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बुरे नजर आते हैं, क्योंकि उसने इनके मुकाबले अपनी जिंदगी थोड़ी डिफरेंट तरीके से बिताई है। क्या पता अगर ब्लाइंड मैन के पास मिलिट्री ट्रेनिंग ना होती तो क्या वो इस दुख को झेलने के लिए जिंदा भी रह पाता? खैर, फिर भी ये सारे सवाल तो एम्पैथेटिक हो गए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? कहानी बहुत ही जोरदार है, पिक्चर बहुत ही एक नंबर की है, हॉरर तो नहीं मगर सस्पेंस का बहुत ही बढ़िया खुलासा करती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हारे इस मूवी से लेकर फेवरेट सीन क्या थे? एक बिग रिवील के बारे में छोड़ के कुछ एक छोटे मोटे सीन्स भी होते हैं जो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं अपनी कहानी पे। तुम्हें क्या पसंद आया उसके बारे में मुझे जरूर बताना, और तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो पॉलिटिक्स और विक्टिमहुड के बारे में ये सारी कहानी कहना चाहता है उसके बारे में मुझे कमेंट्स से जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखो कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आए तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो दो इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। हाँ, तो इसके बारे में जल्दी ही बता देते हैं, 20 सेकंड ही बचे हैं मेरे पास। तो पहले बोल देता हूँ, अगर भोफड़ी तुम हिल गए इधर से, मैं बता रहा हूँ मैं घर छोड़ के भाग जाने वाला हूँ, ठीक है? और हाँ, अभी थोड़ा मेरा कोई फर्नीचर का काम चल रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दोबारा अपने स्टेज पे वापस आ गया हूँ। जल्दी अपने पुराने लोकेशन पे मिलेंगे, मे बी 10-15 दिन बाद, मगर अब तक के लिए यहीं से करते पुराने स्टाइल में।